हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं सब। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन भी बहुत ही अच्छी तरह से चल रही होगी। तो आज के वीडियो फ्रेंड्स हम लोग पढ़ने वाले फ्रेंड्स फिजिक्स के फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट सवालों को। जी हाँ, तो फिजिक्स फ्रेंड्स ऐसे 30 सवाल है जो मैं वीडियो में लिया हूँ, जो सवाल है फ्रेंड्स आपको हर बार एग्जाम में आते हैं और आने के सामने रहते हैं। हमेशा इसमें से कोई ना कोई पूछ ही देता है। तो क्यों ना फ्रेंड्स हम लोग इस सवालों को साथ साथ समझ ले, है ना, ताकि एग्जाम में सवाल ये बन जाए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्लास को। तो आप कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं सवालों को एक एक करके एक्सप्लेन भी करते चलेंगे। हाँ, रट्टा नहीं मारेंगे हम लोग। तो फिजिक्स का एक प्रॉपर सवाल है। ठीक है, और फिजिक्स में जितने सारे चैप्टर है ना, ऐसा नहीं किसी भी एक चैप्टर से लिया गया, सारा चैप्टर को मिक्स सवाल है ना। तो देखिए पढ़ते हैं सवाल में पहला क्या कहता है, जड़त्व आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है। जड़त्व जो आघूर्ण होता है उसका एसआई मात्रक क्या होता है, जो बोलते हैं ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं ना, उसका एसआई मात्रक आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों जड़त्व आघूर्ण का फ्रेंड्स एसआई मात्रक दोस्तों क्या होगा आपका, इसका फ्रेंड्स होता है केजी मीटर स्क्वायर होता है, याद रखिएगा। अब बोले सर कैसे आ गया, अभी बोले अब रट्टा नहीं मारना है, तो कैसे याद करें, देखो बताओ। केजी मीटर स्क्वायर, क्योंकि दोस्तों ना जड़त्व आघूर्ण का दोस्तों फॉर्मूला ही होता है, याद रखिएगा। क्या होता है दोस्तों आपका, एम गुना आर स्क्वायर, मतलब द्रव्यमान गुना त्रिज्या का स्क्वायर, याद रखिएगा। सीधे द्रव्यमान होता है दोस्तों और एक त्रिज्या होता है। त्रिज्या एक से डिस्टेंस भी कहीं के लिया जाता है, तो उस डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। तो आई बराबर एम आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है। तो द्रव्यमान का मात्रक केजी होता है और त्रिज्या ने कि डिस्टेंस का मात्रक मीटर होता है। तो केजी मीटर स्क्वायर आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत, याद रहेगा। अगला, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। बोले कि सर प्रकाश वर्ष क्या होता है भाई, वर्ष तो सुने हैं कि एक वर्ष में 365 दिन या 366 दिन, है ना, 366 दिन होता है। अभी वर्ष क्या होता है, तो ये वर्ष तो क्या कुछ नहीं होता, ये जो आपका जनरली एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, मतलब कि खगोलीय मात्रक है। कहीं आप खगोल में डिस्टेंस को मेजरमेंट करना रहेगा दोस्तों, तो आपको वहाँ पे प्रकाश वर्ष में मापा जाएगा। हमसे पहले आपको तारा को पता करना है कि यहाँ से जो तारा ये जो है वो कितना दूर आपका है तारा ये। तो उस तारा को मेजरमेंट करना है तो भाई कैसे करेंगे, किलोमीटर में तो करेंगे नहीं क्योंकि बहुत बड़ा पड़ जाएगा। तो वहाँ पे प्रकाश वर्ष को लिया जाता है, लाइट ईयर को लिया जाता है। और एक दोस्तों प्रकाश वर्ष होता है दोस्तों आपका इतने के बराबर होता है, कितने के बराबर होता है, 9.46 गुना 10 के पावर 12 किलोमीटर। यदि मीटर में लिखना चाहते हैं तो 10 का 15 लिख दीजिए। तो एक लाइट ईयर ये क्या होता है, 1 लाइट ईयर बराबर होता है, इतने बराबर होता है। अगला थर्ड नंबर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। तो एंगल का मान कितना होगा, आप सबको पता होगा कि कभी भी ऐसे सदिश बराबर नहीं होते हैं। जब भी बराबर होता है तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा रहता है, लेकिन ये बराबर है तो ये बराबर होता है तो आपका एक साइन में 180 डिग्री का जो मान होता है ना, उस पर तो ये बराबर होता है, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा 180 डिग्री पे ही बराबर होता है। ठीक है, साइन 180 का जो मान होता है दोस्तों, साइन को क्या, साइन 90 प्लस 90 मतलब क्या, माइनस कॉस 90। तो माइनस एंगल वहाँ पे आता है ना, तो यहीं पे आता है, क्योंकि आप इस रूल पढ़े होंगे ट्रिगोनोमेट्री, सॉरी वेक्टर का रूल। तो ये बराबर कब होता है, जब यहाँ पे माइनस का एंगल रहता है, माइनस होता है। लेकिन यहाँ माइनस है नहीं, तो नहीं माइनस है तो क्या करूँगा, थीटा 180 पे आपका बराबर हो जाएगा बिना माइनस किए हुए। चौथा, गति के समीकरण को किस साइंटिस्ट ने दिया था। तो बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन आते हैं, कोई बोलते हैं न्यूटन के गति का नियम इससे हुआ जाता है, कहीं कहीं ये होता है। लेकिन तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो गति का जो 3 समीकरण दिया गया था, जो पढ़े हैं आप लोग, v बराबर u प्लस टी, वी एस स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2s, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एडी स्क्वायर, और तीनों जो नियम दिया गया था गैलीलियो साहब का द्वारा दिया गया था। कौन सा, गैलीलियो जो साहब थे उनके द्वारा दिया गया था। जड़त्व का नियम भी बोला जाए तो इन्हीं के द्वारा ही दिया गया था, गैलीलियो साहब के द्वारा। पांचवा, न्यूटन के गति का प्रथम नियम क्या देता है। जैसे कोई पूछे कि न्यूटन के गति के नियम से क्या व्यक्त करा जाता है, तो जनरली न्यूटन साहब को जब फर्स्ट क्लास होता था वो कुछ अपना नियम है तो चुराए थे, किसे चुराए थे, गैलीलियो साहब के नियम से चुराए थे। गैलीलियो साहब बोले थे जड़त्व का नियम और न्यूटन साहब बोल दिए न्यूटन का प्रथम नियम। तो जड़त्व का पता चलता है, याद रखिएगा।
न्यूटन साहब को जो पहला नियम होता दोस्तों, उससे जड़त्व पता चलता है, मतलब इनर्शिया, जो कि दोस्तों द्रव्यमान का समानुपाती होता है, याद रखिएगा। जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उसका इनर्शिया ज्यादा होगा। मैं आपसे पूछूंगा कि मार्कर का इनर्शिया ज्यादा होगा कि रेलगाड़ी का, रेलगाड़ी ट्रेन का होगा कि बस का होगा, ट्रेन का होगा, कार का होगा या साइकिल का होगा, कार का होगा, इनर्शिया होता है। छठा नंबर, वृत्ताकार गति और प्रक्षेप गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है? तो दोस्तों जब भी दोस्तों वृत्ताकार गति होता है दोस्तों, तो एक इसके लिए आपको दो एक्सिस का जरूरत पड़ता है। आपको दोस्तों कहीं भी तो आपको वृत्ताकार गति को मेजरमेंट करना है, एनालिसिस करना है, तो आपको दो एक्सिस का जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वृत्ताकार गति सिर्फ एक से हो जाएगा, तो यहाँ पे दो होता है। उसके प्रक्षेप गति, प्रोजेक्टाइल मोशन में भी आपका दो एक्सिस का जरूरत पड़ता है, 100 में डिनोट करते हैं। तो जब भी किसी आपको डिनोट करने के लिए दोस्तों आपको मान लीजिए आपका, मान यहाँ पे भी है, भी एक्स है, तो जब भी आपको तो किसी गति को डिनोट करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए दो एक्सिस का जरूरत पड़े, दो, तो वहां पे द्विविमीय होता है। तो ये कैसा गति हो जाएगा आपका? द्विविमीय गति हो जाएगा, और सरल गति, रेखीय गति क्या हो जाएगा? एक विमीय हो जाएगा, सिर्फ एक एक्सिस पे। सातवां, घर्षण बल किस प्रकार का बल है? तो घर्षण बल कैसा तो बोले, घर्षण तो असंरक्षी बल है। ठीक है। आठवां, एवं द्रव्यमान के, देखिए तो बहुत सारे बल संरक्षी बल होते हैं, वैद्युत स्थितिकी बल, चुंबकीय बल, है ना, प्रत्यास्थ बल, बहुत सारे बल होते हैं। आप मतलब जितने भी आपका प्रकृति में मोस्टली जो बल होते हैं ना संरक्षी होते हैं, लेकिन कुछ कुछ बल जो होते हैं ना असंरक्षी होते हैं। एम द्रव्यमान के कुलम बल क्या है? संरक्षी बल है। गुरुत्वाकर्षण बल संरक्षी बल है। एम द्रव्यमान का एक कण है, ठीक है, उसमें संवेग उसका पी है, तो उसमें कितना गतिज ऊर्जा होगा, कितना काइनेटिक एनर्जी होगा? जैसे आपका मान लीजिए आपका द्रव्यमान 60 kg है और आपका संवेग कुछ दिया गया है, तो मैं आप में कितना काइनेटिक एनर्जी हो सकता है? याद कर लिए, एक फॉर्मूला होता है P²/2m होता है, P²/2m होता है। द्रव्यमान का स्क्वायर बटा 2 गुना, चलिए संवेग का स्क्वायर बटा 2 गुना द्रव्यमान। 9वां, समान ताप पर गेंद टकराता है तो संरक्षित राशि क्या होगा? हमारे दो गेंद है या दो मार्कर ही ले लीजिए किसी चीज को, वो तो टकराता है एक सेम टेम्परेचर पे टकराएगा, तो टकराने के बाद उसमें कौन सा क्वांटिटी सेम रहेगा, मतलब क्वांटिटी चेंज नहीं होगा, तो संवेग चेंज नहीं होता दोस्तों, याद रखिएगा। एक एग्जाम में ना इतना सवाल आया है ना, और तो एक बात याद रखिए दोस्तों, इसको हल्का मत लीजिए, इस सवाल मैं बता रहा हूँ ना, ये सब सवाल आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको बड़े बड़े चैनल पे ना, देखिए छोटे चैनल पे क्या होता है ना, थोड़ा ज़्यादा एनालिसिस किया जाता है, लेकिन बड़े बड़े चैनल पे क्या होता है ना, वो ज़्यादा एनालिसिस करते हैं नहीं, बस प्रीवियस ईयर उठा जल्दी करते हैं। लेकिन हम लोग भाई क्या करते हैं ना, एनालिसिस करते हैं कि भाई ये पूछा है तो इससे क्या हट के पूछ सकता है, इसके पहले पूछा है कि भाई कौन सा राशि संरक्षित नहीं रहता है, तो मैंने ये क्या पूछा, कौन सा संरक्षित रहता है, तो ये भी आ सकता है ना। तो थोड़ा सा ये हम लोग खासियत है, हम ज़्यादा एक्सप्लेन डिटेल में करते हैं, ठीक है। तो आप इसको हल्का मत, साले सवाल 30 सवाल को याद रखिएगा, ठीक है। यदि याद है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं याद है तो सिंसियर हो जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां नंबर, पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर में प्रत्यास्था गुणांक ई का मान क्या होता है? ई क्या होता है? प्रत्यास्था गुणांक, इलास्टिसिटी कोफिशिएंट। तो याद रखिएगा ई का मान 1 होता है। जब कोई पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर होता है दोस्तों, तो ई का मान क्या होता है? 1 होता है। 11 नंबर, जड़त्व आघूर्ण और कोणीय वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? जड़त्व आघूर्ण मतलब आई, और कोणीय वेग मतलब क्या होगा? ओमेगा। तो आई इंटू ओमेगा क्या होता है? वो तो आपका होता है बल आघूर्ण होता है, याद रखिएगा। टाउ बराबर क्या होता है? आई इंटू ओमेगा होता है, समझे? तो ये तो आपका क्या हो गया, आपका बन गया। ये आपका तो 11 सवाल ही है, अगर मैं 30 पूरा करना है ना तो मैं 19 सवाल और लूंगा, ठीक है। पहले आप इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए फिर से हम लोग रिमेनिंग पार्ट्स को देखते हैं, क्लियर करते हैं क्या कहता सवाल। तो सवाल नंबर 12 में क्या कहता है दोस्तों कि बर्नौली का जो प्रमेय होता है
आधारित होता है। जो बर्नौली साहब का जो प्रमेय दिए थे दोस्तों, वो किस पे आधारित होता है? तो आप सब यदि क्लास 11 में पढ़े होंगे तो बात सही है, नहीं तो बताता हूँ। बर्नौली का जो प्रमेय होता है ना, वो जनरली ऊर्जा के संरक्षण पर कार्य करता है। बर्नौली साहब तो क्या किए थे ना, कि बहुत सारे मतलब पानी दोस्तों बह रहा है ना, पानी मतलब नदी से पानी बह रहा है, तो उन्होंने तो क्या किया ना कि नदी के पानी के अलग अलग पॉइंट पे उन्होंने ऊर्जा निकाला था। अब पता कि भाई ऊर्जा कहाँ कहाँ क्या होता है, जैसे बहुत सारे, जैसे आपका क्या होता है, आपका दाबीय ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा, तो सबको उन्होंने जोड़ा तो कांस्टेंट आया वैल्यू था, ठीक है, चेंज नहीं होता था वैल्यू। तो उन्होंने वो समझा कि समझ गया कि वही वहाँ पे ऊर्जा का कंजर्व है ना, तो मतलब ऊर्जा क्या संरक्षित है। और इसी पे दोस्तों आपका जो एरोप्लेन वगैरह वायुयान चलते हैं, इसी सिद्धांत का देन है, ठीक है। तो याद रखिएगा, यदि आपसे कोई पूछे कि वायुयान किस सिद्धांत पे काम करता है, तो इसी में बोल दीजिएगा बर्नौली साहब के सिद्धांत पे, ऊर्जा का संरक्षण पर आधारित है। आगे 30 नंबर, ताप में वृद्धि के साथ अधिकांश द्रव्यों की श्यानता डॉट डॉट। अब देखिए बच्चों समझ में आता नहीं कि श्यानता होता क्या है, तो मैं बताता हूं। श्यानता का मतलब होता है गाढ़ापन। तो मैं आप तो बताइए, तो टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो आपका गाढ़ापन बढ़ेगा कि घटेगा, बताइए तो घटेगा। जैसे मान लीजिए आप बहुत कोई गाढ़ा चीज ले लिए, अब उसको गर्म करते हैं तो क्या होता है, पतला होता है। यानी द्रव में देखा है, लिक्विड में देखा है, सब में ऐसा नहीं है, सब पे लागू होता है। लिक्विड को जनरली देखा जाए तो लिक्विड को जब गर्म करिएगा ना तो पतला होने लगता है। पतला मतलब श्यानता क्या हो रहा है उसका, घट रहा है। पतला मतलब गाढ़ापन घट रहा है, मतलब गाढ़ा नहीं है, पतला हो गया। तो ताप बढ़ेगा तो लिक्विड का श्यानता क्या होगा, घटता, याद रखिएगा। एग्जाम में ये वही सवाल ना इतना बढ़ाया है, इतना बढ़ाया कि मत पूछिए। इसके बाद यदि बच्चा गलती कर जाता है, ये क्वेश्चन को नहीं जानता है, पहली बार देख रहा है, तो आप समझिए कि आप थोड़ा सा डार्क में है ना, तो आगे निकलिए। ये सवाल एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा आता है एग्जाम में। 14 नंबर, किसका नली में पारे का सतह का आवृत्ति कैसा होता है, आकृति कैसा होता है, सॉरी आवृत्ति नहीं, तो उत्तल की तरह होता है, उत्तल लेंस। जब ऐसा कोई नली लीजिएगा ना, और नली में जब पारा पर चढ़ता है तो ना, तो इस तरीके का संरचना बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पारा, तो पारा यहाँ पे, इधर क्या है आपका Hg है, तो Hg यहाँ पे कैसा बन रहा है, इधर नीचे नीचे देखिए, नीचे क्या है आपका तल है ना, पारा का पूछ रहा है ना, पारा का सतह, तो पारा का लेयर नीचे है ना, उत्तल। 19वां नंबर, सॉरी 15 नंबर, सरल आवर्त गति में तरंग थोड़ी त्वरण और विस्थापन के बीच क्या संबंध है? तो जब भी तो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है ना, तो वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो क्या होता है ना, कि आपका जो एक्सेलरेशन होता है वो विस्थापन के डायरेक्टली समानुपाती होता है। क्या होता है, समानुपाती होता है। मतलब कि यदि आपका विस्थापन बढ़ाइएगा तो आपका त्वरण बढ़ेगा, त्वरण बढ़ाइएगा तो विस्थापन भी बढ़ेगा। जहां पे त्वरण मैक्सिमम होगा वहां पे विस्थापन भी मैक्सिमम होगा, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। 16 नंबर, ताप मापने के लिए सबसे उपयुक्त गैस कौन सा होता है? 16 नंबर, ताप मापने के लिए सबसे उपयुक्त गैस कौन सा होता है? तो सबसे अच्छा गैस कौन है जिससे हम लोग टेम्परेचर को मेजरमेंट कर सकते हैं? आप चौंक गए होंगे कि भाई गैस से कैसे टेम्परेचर मेजरमेंट कर लेंगे, ये होता है, ठीक है, अब मानिए ना मानिए। तो दोस्तों एक हीलियम एलिमेंट है, ठीक है, हीलियम। तो हीलियम से दोस्तों क्या होता है ना, टेम्परेचर को मेजरमेंट किया जाता है। इसीलिए तो मैं इस क्वेश्चन को आपको आश्चर्य ना हो, इसीलिए मैं 17वां सवाल लिया हूं। क्या सवाल, देखिए, सूर्य का ताप मापा जाता है, आपको मान लीजिए सूर्य का टेम्परेचर मापना है, तो क्या करिएगा, वहां पे कोई तो मशीन तो भेज नहीं सकते हैं, वो मशीन भेजेगा तो जल जाएगा। अब मान लीजिए मशीन बहुत सूर्य से बहुत दूर रहेगा, तो उतना एक्यूरेसी भी नहीं आएगा टेम्परेचर में, कि भाई सूर्य के सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है कि 60,000 है कि 600 है, पता नहीं चलेगा, एक्यूरेसी नहीं पता चलेगा। तो वहां पे कोई इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं पड़ता है, वहां पे पारा वगैरह थर्मामीटर भी नहीं ले जा सकते हैं, सारा गल जाएगा आपका, बहुत दूर ही रहेगा, तो क्या पता भी नहीं चलेगा, भाप बन जाएगा वो। तो वहां पे हम लोग फ्रेंड्स क्या करते हैं ना, हम लोग गैस तापमापी का यूज करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, गैस तापमापी का यूज करते हैं। वहां पे क्या करते हैं हम लोग, और इसी टेम्परेचर को मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या था हमारा 80 नंबर, पानी का घनत्व अधिकतम किस ताप पे होता है? ये भी सवाल एग्जाम में बहुत बार आता है, 4 डिग्री सेल्सियस पे, याद रखिएगा, ठीक है।
4 डिग्री सेल्सियस आपका घनत्व सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। अगला, यदि दोस्तों आपसे पूछा जाए कि आयतन सबसे कम कब होता है, तो घनत्व तो सबसे ज्यादा होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे। यदि आयतन न्यूनतम पूछेगा ना तो इसका आंसर 4 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा, याद रखिएगा। दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक क्या होता है? जब प्रेशर बढ़ाइएगा किसी मैंने किसी चीज पे, जल पे, वाटर पे, तो प्रेशर बढ़ाने से क्या होता है, वो क्वथनांक उसका क्या होता है, बढ़ता है। तो दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है। अगला 20वां नंबर, उष्मीय विकिरण की तरंगदैर्घ्य होती है। उष्मीय तो विकिरण जो होता है दोस्तों, उसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है दोस्तों आपका? तो इसका आंसर क्या होगा आपका, याद रखिएगा, आपको 10th में भी पढ़ना था। इसका एक रेंज होता है, याद करना पड़ेगा, 4000 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम तक, या कहीं कहीं 75 भी लिखा रहता है, ठीक है, तो घबराना नहीं है। 4000 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम, ये उष्मीय विकिरण होता है, मतलब ये हीट रेडिएशन का जो वेवलेंथ का रेंज होता है ये। अगला, रुद्धोष्म प्रक्रम में क्या स्थिर रहता है? तो ये आपका थर्मोडायनेमिक का सवाल है। रुद्धोष्म का तो मतलब होता है ऊष्मा को रोक देना, है ना, तो इसमें ऊष्मा कांस्टेंट होता है। आप मान लीजिए मैं तुम्हें रूम को मैं मान ली जाऊँ, रूम को मुझे ना ये रुद्धोष्म बनाना है, आइसोकोरिक बनाना है। आज तो इस सिस्टम में तो क्या बनाना है रूम में ना तो मेरे रूम में टेम्परेचर बाहर, हीट बाहर से आएगा, ना ही हीट रूम से बाहर जाएगा। मतलब ये क्या हो गया, ये एक रुद्धोष्म सिस्टम बन गया, एक रुद्धोष्म प्रोसेस बन गया। तो इसमें क्या होता है, आपका कांस्टेंट होता है ऊष्मा का मान। यह में आता है सवाल। 22वां नंबर, तरंग गति में महत्तम विस्थापन क्या होता है? मान लीजिए फ्रेंड्स ना कोई कण पार्टिकल मूव कर रहा है, गति कर रहा है, तो उसका जो मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट होता है दोस्तों ना, वही उसका आयाम कहलाता है। क्या कहलाता है? आयाम। याद रखिएगा, आयाम, एम्पलीट्यूड इसको बोलते हैं हम लोग फ्रेंड्स। क्या होता है? आयाम होता है, ठीक है, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा वो आयाम होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, हम लोग बढ़ते हैं सवाल नंबर 23वां नंबर। आपको लग रहा हो कि हमें यहाँ पे एंगस्ट्रम क्या है, ये एक ऊपर पॉइंट क्यों दे दिए हैं, तो बताता हूँ दोस्तों क्या होता है। इसको एंगस्ट्रम बोलते हैं, और जो एक एंगस्ट्रम जो होता है दोस्तों ना, वो 10 के पावर माइनस, दोस्तों यहाँ पे दोस्तों क्या जाएगा आपका, एक एंगस्ट्रम कितना हो जाएगा, 10 के पावर माइनस 10 के बराबर हो जाएगा। यहाँ कहीं कहीं एग्जाम में देता है 10 के पावर माइनस कितना हो जाएगा, जिसको सेंटीमीटर में करेंगे तो 10 के पावर माइनस 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 24वां नंबर सवाल क्या बोलता है कि भूकंपी तरंगे किस प्रकार की तरंगे है? तो दोस्तों जो आपका सिस्मिक जो वेव होता है, तो भूकंप का मतलब सिस्मिक, अर्थक्विक जो वेव होता है, तो जो भूकंप जो तो तरंग निकलता है वेव, वो जो तो यांत्रिक तरंग होता है। यांत्रिक का मतलब क्या होता है, मैकेनिकल वेव होता है ना। उसमें आपका दोनों तरह के तरंगे आ जाते हैं। यांत्रिक में आपका अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों आता है ना। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ में आता है सवाल वाला, ठीक है, यांत्रिक तरंग। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम लोगों ने अभी तो 24 सवालों को देखा हूँ, ठीक है। 6 सवाल में और बचा हुआ है, उसको भी यहाँ पे देख ही लेते हैं, इसको भी नोट कर लीजिए। दोस्तों चलिए फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं ना आगे का जो क्वेश्चन बचा हुआ है, ठीक है, 24 से लेकर 30 तक। सर क्या बोलते हैं 24 नंबर कि ध्वनि का जो आपका चाल होता है अधिकतम कहाँ पे होता है, ठीक है। आपका ऑप्शन में रहेगा, बहुत सारा आता है, ठीक है, निर्वात हो, गैस हो, ठोस, द्रव। तो इसका आंसर एक ही याद होगा, ठोस में होगा, ठीक है। ध्वनि का जल क्या होता है आपका, ठोस में ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा होता है आपका। इसका प्रैक्टिस आप कर भी सकते हैं, ठीक है। ध्वनि का जल कहाँ होगा, ठोस में सबसे ज्यादा होगा। फिर इसके बाद कम कहाँ होगा दोस्तों, देखिए वहां पे ठोस में होगा, फिर द्रव में होगा, फिर गैस में होगा, और फिर निर्वात में तो भाई जीरो ही होगा, है ना, निर्वात में तो जीरो ही होगा। 25 नंबर, डॉपलर प्रभाव किस शब्द है, किसके लिए? तो याद करें तो डॉपलर जो इफेक्ट होता है दोस्तों, मैं पढ़ाया हुई हूँ, वो दोनों के लिए लागू होता है। आप ध्वनि में जाइए या तो प्रकाश में जाइए, तो डॉपलर जो इफेक्ट होता है आपका, वो दोनों के लिए लागू होता है। इसका इफेक्ट, इसका इंपॉर्टेंट बहुत ही अच्छा है, ठीक है। इसके द्वारा चोर वगैरह जो है ना पता कर लेते हैं, गाड़ी का स्पीड वगैरह, पुलिस वगैरह पता कर लेते हैं गाड़ी का स्पीड कितना जा रहा है, चोर जो है ना कितना स्पीड से जा रहा है, ये पता कर लेते हैं। तो ध्वनि और प्रकाश दोनों के लिए लागू होता है डॉपलर इफेक्ट।
26 नंबर, ध्वनि की प्रबलता निर्भर किस पे करता है? तो आयाम पे निर्भर करता है। आयाम मतलब एम्पलीट्यूड पे। 27 नंबर, ध्वनि का तीव्रता जो स्तर होता है को व्यक्त करते करते हैं। ध्वनि जो साउंड का इंटेंसिटी किस में मेजर करते हैं? तो याद रखिएगा डेसिबल में करते हैं। किस में? डेसिबल में करते हैं। इसको डीबी से डिनोट करते हैं, हाँ। तो 28 नंबर, धातुओं का प्रायोजन कितना होता है? तो देखिए इसका अनंत होता है, इनफाइनाइट होता है। धातु कितना होता है आपका? अनंत होता है, एग्जाम में आता है। अगला, डेवाई किसका मात्रक है? तो डेवाई याद करें दोस्तों आपका वैद्युत बल आघूर्ण का मात्रक है। किसका? वैद्युत सॉरी द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है ये, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है। ठीक है। किसका? डेवाई। डेवाई को कैसे डिनोट करते हैं? डीवी से डिनोट करते हैं ना। इसी को देखे तो वैद्युत जो द्विध्रुव आघूर्ण है दोस्तों ना, इसी को दोस्तों हम लोग कूलम्ब मीटर बोला जाता है, याद रखिएगा। डेवाई साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पे बोला जाता है, लेकिन विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को कूलम्ब मीटर बोला जाता है, कूलम्ब मीटर। अगला 30वां नंबर, अगला, चालक के जो अंदर तो इलेक्ट्रॉन का जो गति होता है, आपका मोशन कैसा होता है? जैसे हमारे कोई वायर है, अब वायर से हमारे इलेक्ट्रॉन जो है तो मूव कर रहा है, ठीक है। तो इसका मोशन तो कैसा होगा? इसका मोशन कैसा होगा इलेक्ट्रॉन का? इसका तो मोशन जो होता है दोस्तों अपसरित होता है। अपसरित का मतलब ड्रिफ्ट होता है। आपको ऑप्शन में दे देगा, एक समान दे देगा, असमान दे देगा, त्वरित दे देगा। तो इसका अपसरित होता है, ठीक है। तो ये आपका तो वर्ड 30 सवाल था, जो कि मुझे मेरे पॉइंट से भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप ध्यान से रखिएगा इसको। यदि पता था तो बहुत अच्छी बात है, बताइए कितना आपको पता था, कमेंट करिए। नहीं पता था तो चुपचाप आराम से इसको याद कर लीजिए, यही एक उपाय है, ठीक है। तो कैसा लगा आज अगला? अच्छा लगा ना, कुछ सीखे था तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दे, और दोस्तों चैनल पर यदि पहली बार आएंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय, बेस्ट ऑफ लक।